Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis. लेकिन इस वाले पर्टिकुलर वीडियो में 1 जनवरी 2025 से लेकर 11 जनवरी 2025 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज़ में रहे हैं, जो भी हमने डिस्कशन किया है अपने पूरे इन पिछले 10 दिनों के अंदर में, उनका ये कंपाइलेशन वीडियो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये जो वीडियो दोस्तों यहाँ पे होने वाला है, इसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। हम केवल और केवल चीज़ों को रिवाइज करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ध्यान देने वाले हैं। और अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबा होता है तो मुझे इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। अगर ज़्यादा लंबा नहीं होता है तो यहाँ पर एक ही पार्ट के अंदर में हम इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सेशन की शुरुआत करते हैं। एक एक करके सभी टॉपिक्स को याद रखिएगा जो भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ये पर्टिकुलर PDF आपको पेड ग्रुप्स में मिल जाएंगे, ठीक है। अभी उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने शेयर करूँगा। तो इस साल 2025 की शुरुआत हमने पहली न्यूज़ के साथ में की थी, और वो पहली न्यूज़ दोस्तों यहाँ पर ये वाली है, जहाँ पे डिस्कशन हुआ था कि 2025 में चार्जर को लेकर कुछ नए रूल्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। स्पेशली यूरोपियन यूनियन ने कुछ नए चार्जर रूल्स को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, जिसका यहाँ पर इंडिया पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि चार्जर रूल्स आखिरकार क्या हैं। देखिए, अगर हम देखेंगे तो करंट समय पर बहुत सारे चार्जेस आपको देखने को मिल जाते हैं अलग अलग मोबाइल फ़ोन के लिए। जैसे अगर हम आईफोन की बात करेंगे तो उसमें अभी तक चार्जर डिफरेंट टाइप का लगता था, है ना। फिर दूसरे यहाँ पर एंड्रॉयड में कोई माइक्रो USB लगता है। फिर अभी नॉर्मली अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो मैक्सिमम एप्पल के प्रोडक्ट्स हो, सबके अंदर में टाइप C आने लगा है। तो हमारा जो मेन पर्पज़ है ना, वो यही है कि इतने सारे डिफरेंट टाइप्स के चार्जर्स के ख़त्म कर कर हम यहाँ पर एक कॉमन चार्जर हर एक डिवाइस के लिए रखें, और वो होगा टाइप C वाला चार्जर। ये दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे टाइप C इंटरफेस इस तरीके से होता है। आज सभी लोगों के पास में ये टाइप C वाला चार्जर ही वर्क कर रहा होगा। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर किया जा रहा है ताकि चाहे आपके पास में स्मार्टफोन हो, टैबलेट्स हो, कैमरा, हेडफोन, पोर्टेबल स्पीकर, जितनी भी चीज़ें हैं, सबको आप केवल और केवल एक चार्जर से ही चार्ज कर सकें। आपको डिफरेंट केबल्स की रिक्वायरमेंट ना हो, क्योंकि जितने ज़्यादा केबल आपके पास में रहेंगे उतना ही ज़्यादा ई-वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट होगा। तो हमारा जो ओवरऑल मेन पर्सपेक्टिव है या मेन पर्पस है वो यही है कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को हमने कम करना है। इसके लिए हम यहाँ पे टाइप C चार्जर के ऊपर में एक स्पेशल फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो एक्सपेक्टेशन है वो इंडिया में क्या देखने को मिलेगा। देखिए, इससे ना चीज़ें थोड़ी सी कन्वीनियंट भी हो जाएंगी। कहने का मतलब है जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव तरीका भी है। नहीं तो हर एक चीज़ का चार्जर अलग लेना पड़ता था, वो डिफरेंट पिन का है, कहीं पर मिल रहा है, कहीं पर नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर उनके लिए जो परेशानियाँ हैं वो बढ़ जाती हैं। लेकिन जब एक कॉमन चार्जर हर चीज़ के लिए रहेगा तो वो परेशानियाँ हो गई कम। ये पहला पॉइंट। दूसरा, यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिवनेस आएगा कि भाई डिफरेंट चार्जर्स खरीदने की बजाय कॉमन चार्जर खरीद लो। उसके अलावा एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यहाँ पर कम हो जाएगा। ये हमने डिस्कस किया था। हालांकि यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको थोड़ी परेशानी होगी, कंपनीज़ को रन करना है तो यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है वो थोड़ा सा परेशान होंगी कि भाई यहाँ पर इतने सारे चार्जर क्यों बंद किया जा रहा है ना। इस तरीके का जो रिस्पॉन्स है टेक कंपनीज़ की साइड से देखने को मिलेगा। बट फिर भी कुछ कंपनीज़ है जो इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है। उनका कहना है कि हाँ बिल्कुल, अगर हम भविष्य को देखते हैं, क्योंकि आज भी दोस्तों बहुत सारा ई-वेस्ट हम जनरेट करते हैं, तो उसको रिड्यूस करने के लिए एक अच्छा स्टेप ये हो सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसके इम्प्लीकेशंस हो गए, हमने पहले आर्टिकल में ये डिस्कस किया था। सेकेंड न्यूज़ में बात हो रही है दोस्तों प्लांटेशन हिस्ट्री ऑफ कॉफ़ी के बारे में। देखो, रिसेंटली द हिंदू न्यूज़ के अंदर में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जहाँ पे बात हो रही थी एक कॉफ़ी के पेड़ के बारे में। 150 साल पुराना कॉफ़ी का एक पेड़ केरला के अंदर इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है, जिसको लेकर एक प्रोटेक्शन की मांग की जा रही थी। और बोला जा रहा था कि लोगों को इसके बारे में अवेयर किया जाए ताकि लोग यहाँ पर उस कॉफ़ी के पेड़ के पास घूमने भी जाएं, उनको थोड़ा सा यहाँ पे उसके बारे में जानकारी मिले। तो इसी के आधार पे दोस्तों केरला के अंदर में कॉफ़ी का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, कैसे शुरुआत हुई, वो यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया गया था। तो कॉफ़ी जो है वो केरला में इदुक्की में पहली बार इंट्रोड्यूस की गई थी ब्रिटिशर्स के थ्रू 19th सेंचुरी में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये भी बोला गया कि केरला स्टार्टिंग में कॉफ़ी के लिए एक वन ऑफ द बेस्ट रीजन माना गया है कि यहाँ पर आप अच्छे से कॉफ़ी का कल्टीवेशन कर सकते हैं, अच्छा क्लाइमेट है ना। इस वजह से यहाँ पर कॉफ़ी को सबसे पहली बार उसी जगह के चुना गया था कि भाई अच्छा क्लाइमेट मिलेगा तो कॉफ़ी का प्रोडक्शन बढ़िया हो पाएगा, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, कॉफ़ी जो एरा है केरला में वो एक समय पर तो शुरू हुआ 150 साल पहले, लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वो कॉफ़ी एरा धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया। रीज़न यहाँ पर यह था कि कॉफ़ी के कल्टीवेशन में एक बीमारी फैल गई, और वो जो लीफ डिजीज़ थी इसकी वजह से कॉफ़ी की जो फसलें हैं दोस्तों वो नष्ट हो गई। तो यहाँ पे प्रोडक्शन कम हो गया, प्रॉफिट कम हो रहा था, जिस वजह से यहाँ पर क्या हुआ, केरला के अंदर में चाय के ऊपर में ज़्यादा फोकस किया जाने लगा। तो कॉफ़ी के बाद यहाँ पर इनका एक शिफ्ट हुआ टी की तरफ।
ये हम लोगों ने कुछ डिफरेंस देखा है पिछले कुछ समय में। ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आर्टिकल इस जो केरला के 150 साल पुराना कॉफ़ी का पेड़ है इसको लेकर यहाँ पे पब्लिश हुए थे। ये पेड़ कहाँ पर देखने को मिला है? केरला में इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में एक चर्च जिसका नाम है पल्लीकुन्नू चर्च, वहीं पे दोस्तों यहाँ पर ये पेड़ देखने को मिला है, जिसका इंपॉर्टेंस करंट समय पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है लोगों को घूमने के लिए अलाउ किया जाए, लोगों को यहाँ पर इसके बारे में बताया जाए, तो इससे टूरिज्म वगैरह भी प्रमोट होगा, है ना? तो लोग यहाँ पर जाएंगे घूमने के लिए, तो वहाँ पे पैसा खर्च करेंगे, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है टूरिज्म प्रमोट होगा। आसपास के लोगों को यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कमाने की, वो भी यहाँ पर बताया गया। फिर उसके बाद अगली जो न्यूज़ आर्टिकल था दोस्तों, वो एम सैंड को लेकर था। आपको पता होगा राजस्थान एम सैंड पॉलिसी 2024 को लेकर आया, जिस वजह से यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट एम सैंड का चर्चाओं में है। एम सैंड को बोलते हैं मैन्युफैक्चर्ड सैंड। दो प्रकार की रेत होती है, एक तो नॉर्मली नेचुरली हम नदियों से निकालते हैं जिसको बोलते हैं सैंड माइनिंग, है ना? नदियों में से हम इस तरीके की मशीन का उपयोग करके जो सैंड है उसको निकालते हैं, फिर वही सैंड दोस्तों कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन क्या नदियों से इस तरीके का खनन करना, सैंड निकालना एनवायरनमेंट के लिए सही है? बिल्कुल नहीं। उससे डिफरेंटली बहुत सारे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एनवायरनमेंट के ऊपर में नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। रिवर का यहाँ पर कह सकते हैं पूरा डिसरप्शन क्रिएट हो जाना, उस रिवर के अंदर में जो मैरीन एनवायरनमेंट प्रेजेंट है, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उसके ऊपर में बहुत सारा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसी के आधार पे देखते हुए मैन्युफैक्चर्ड सैंड बनाया गया दोस्तों। अब जो ये मैन्युफैक्चर्ड सैंड होता है, एम सैंड जिसको बोला जा रहा है, इसको यहाँ पे हम स्टोन को क्रश करके बनाते हैं, जिससे एनवायरनमेंट पे कोई नुकसान नहीं पहुँच रहा है, नदियों पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो आज एम सैंड का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है। आप स्टार्टिंग में देखेंगे तो ये एम सैंड तमिलनाडु और केरला में धीरे धीरे करके कह सकते हैं ज़्यादा टेंशन में आया। नाउ फाइनली यहाँ पे राजस्थान में भी इसकी चर्चा हो रही है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इस रेते का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन में। लेकिन अगर आप एनवायरनमेंट की चिंता करते हैं तो आप नदियों से इस तरीके से खनन नहीं कर सकते, उससे लैंड डिग्रेडेशन होगा, वाटर स्कैर्सिटी का इशू होगा, बहुत सारी समस्याएं होंगी। तो एम सैंड, मैन्युफैक्चर्ड सैंड, एक इको फ्रेंडली यहाँ पर कह सकते हैं मेथड है और ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फिर इससे सबसे बड़ी चीज़ वाटर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वाटर दूषित नहीं होगा, नहीं तो फिर जो माइनिंग है उससे यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर हम पल्यूट भी कर रहे थे, समझ रहे हैं? तो इससे इकोसिस्टम हमारा ज़्यादा बेटर रहेगा। हालांकि एम सैंड को प्रोड्यूस करने में हमारे सामने कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे अभी भी बहुत सारे बिल्डर्स ऐसे हैं जिनको इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, हाँ भाई एम सैंड भी है, तो यहाँ पे उसको वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, है ना? तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। उसके अलावा एम सैंड को प्रोड्यूस करने की जो फैसिलिटीज़ हैं वो नेटवर्क्स हमारे पास में करंट समय पर प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि हमने ज़्यादा पैसा नहीं लगाया है। तो एम सैंड का प्रोडक्शन उस लेवल पर है नहीं, तो लेवल पे अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है एक्सेप्टेंस भी इतना रहेगा नहीं, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वही सिनेरियो दोस्तों एम सैंड के साथ में। हालांकि कुछ पॉलिसीज़ आई हैं जिन्होंने अपने रिकमेंडेशन दिए हैं कि हमें एम सैंड को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहली चीज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करना होगा, नई इंडस्ट्रीज़ लगानी होंगी, प्राइवेट सेक्टर के साथ में कोलैबोरेट करना होगा, और लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ पब्लिक अवेयरनेस। लोगों को अवेयर करना होगा कि हाँ इस प्रकार का सैंड है, इसके बेनिफिट्स बहुत हैं, आप इसका उपयोग कीजिए। देन हमने अगले आर्टिकल में डिस्कस किया था भारत के ई वेस्ट मैनेजमेंट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। सर ये ई वेस्ट क्या है? जितने भी दोस्तों आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, अब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मोबाइल फ़ोन है, टीवी है, कंप्यूटर है, ये सब चीज़ें हैं जब यहाँ पे ख़राब हो जाती हैं, अब सही होने का कोई चांस नहीं है, तो आप उसको एज अ वेस्ट थ्रो कर देते हैं, तो वो यहाँ पे कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि यही इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इतना खतरनाक होता है कि इसमें बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट हैं, जैसे इसमें आपको लेड, मरकरी, कैडमियम, है ना, ये सब चीज़ें प्रेजेंट देखने को मिलती हैं। तो जब एक जगह पे ये सब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पड़ा रहेगा तो इसमें से जितना भी ये टॉक्सिक सब्सटेंस है वो एनवायरनमेंट में रिलीज़ होगा। जब ये एनवायरनमेंट में रिलीज़ होगा तो दोस्तों चाहे वो कैडमियम हो, चाहे वो मरकरी हो, चाहे वो लेड क्यों ना हो, ये सब हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है, और केवल बॉडी के लिए ही नहीं, एनवायरनमेंट के लिए भी सही नहीं है। दैट इज़ वाई ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम माना जाता है ई वेस्ट। और पता है करंट स्टेटस क्या बोलता है? करंट स्टेटस थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे पिछले कुछ सालों में ई वेस्ट को लेकर 72.54% के आसपास इंक्रीमेंट नजर आया है। हम बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, और जितना जनरेट कर रहे हैं उतना रिसाइकिल नहीं कर रहे हैं। एक प्रोसेस होता है रिसाइकिल करने का, या फिर उसको इस तरीके से यहाँ पर यूज़ करना कि वापस से उपयोग में आ जाए, कोई ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, ऐसा हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। आज ई वेस्ट के मामले में कम से कम 10 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे 70% कॉन्ट्रीब्यूशन है उनका इतना सारा वेस्ट जनरेट करने में। हमने कुछ नियम वगैरह सामने प्रेजेंट किए जिसमें ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल आया, जिसका मेन पर्पज़ ये था
कि जो प्रोड्यूसर होगा उस प्रोड्यूसर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि भाई जिसने ये प्रोडक्ट बनाया है उसका भी यहाँ पर एक जिम्मेदारी बने कि उस प्रोडक्ट को वापस से रिसाइकिल करना। फिर दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे कन्वेंशंस तैयार करे गए, एग्रीमेंट्स हुए। फॉर एग्जांपल जब मैं बात करता हूँ इंटरनेशनल कन्वेंशन की तो यहाँ पर आता है बेसल कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन ये जो अग्रीमेंट है इसका हिस्सा भारत भी है और इसमें बहुत सारी कंट्रीज और भी हिस्सा हैं। इस पूरे कन्वेंशन का मेन पर्पस यही है कि जितना भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है इसको सही तरीके से डिस्पोज करना, एनवायरमेंट से ख़त्म करना ताकि कोई नुकसान ना पहुंचे। उसी तरीके से हमने अपने देश के स्तर पे हैजार्डस एंड अदर वेस्ट रूल 2016 को भी यहाँ पर इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो ये जो नेशनल प्लान है फॉर केमिकल एंड वेस्ट मैनेजमेंट, ये जो हमने तैयार किया है ये दुनिया भर के जो हमने कमिटमेंट करे हैं उसी के आधार पर तैयार किया हुआ है। ठीक है, बाकी यहाँ पर ई वेस्ट को ख़त्म करना है तो उसके लिए कुछ तरीके हो सकते हैं, या तो ज़मीन में दबा दो या फिर उसको जला दो या उसको रिसाइकिल करो, लेकिन इफेक्टिव तरीका यही है कि उसको रिसाइकिल किया जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो वापस से यूज़ हो सकती है उसको रीयूज़ कर लिया जाए। जो बाकी लास्ट में ऐसा प्रोडक्ट मिलता है उसी को सही तरीके से ट्रीट करना होगा, अदरवाइज़ यहाँ पे आप ज़मीन में दफनाएंगे या फिर जलाएंगे भी तो इससे बहुत सारा जो कह सकते हैं टॉक्सिक मटेरियल है वो यहाँ पे रिलीज़ होगा, जो यहाँ पे हमारे एनवायरमेंट के साथ साथ ह्यूमन हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो अगर जब बात करते हैं इस मामले हमें थोड़ा सुधार करना होगा तो हम एक इंस्पिरेशन ले सकते हैं यूरोपियन यूनियन से या फिर जापान से, क्योंकि जापान के अंदर में इन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिसाइकिल करने के लिए दोस्तों बहुत सारे जो स्टेप्स है वो यहाँ पर उठाए गए हैं। एट द लास्ट हमें पब्लिक अवेयरनेस भी फैलाना होगा, लार्ज मात्रा में लोगों को एजुकेट करना होगा, बताना होगा कि भाई किस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को सेफ तरीके से डिस्पोज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट दोस्तों हम लोगों ने एक ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के बारे में डिस्कशन किया था। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड फूड प्रोसेसिंग के ऊपर में कुछ इंपॉर्टेंट चिंताएं व्यक्त की और इन्होंने ये बताया कि जो ऑपरेशन ग्रीन स्कीम है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है। देखिए एग्जाम में डायरेक्टली आपसे इस स्कीम के बारे में पूछा जाएगा। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का मेन पर्पस यही है कि जो प्राइसेस होते हैं उसको स्टेबलाइज करना, लेकिन ये किस प्राइस की हम बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे बात हो रही है दाम को स्थिर करने की, लेकिन वो जो दाम है वो पेरिशेबल क्रॉप्स के हैं। पेरिशेबल क्रॉप्स मतलब सड़ने गलने वाली फसल, जो खाने पीने के आइटम्स हैं। तो बेसिकली यहाँ पर नुकसान ना हो, फार्मर्स की इनकम ना कम हो, क्योंकि फार्मर्स जब इन फसल की कटाई करेंगे तो उनको अच्छी तरीके से इसको स्टोर करके रखना होगा। अगर यहाँ पे स्टोर नहीं करते हैं अच्छी तरीके से तो वो सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा, अच्छा प्राइस नहीं मिलेगा। तो इन प्राइस को स्टेबल करने को लेकर ऑपरेशन ग्रीन स्कीम जो है दोस्तों ये वर्क करता है। मैं आपको डायरेक्टली ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के बारे में बताता हूँ। ये जो स्कीम है इसको साल 2018 में लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत। इस ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का मेन पर्पस मैंने आपको बता दिया। जितने भी पेरिशेबल क्रॉप्स हैं जैसे अनियन हो गया, टमाटो हो गया, पोटैटो हो गया, ठीक है। यहाँ पे स्पेशली जब स्टार्टिंग में ये स्कीम लेकर आई गई थी तो मेन पर्पस यही था प्याज, टमाटर, आलू, इनके प्राइसेस को स्टेबल किया जाए, फार्मर को एक अच्छी इनकम प्रोवाइड करवाई जाए। और ये स्कीम बेसिकली वर्क करती है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस के लिए। फार्मर्स ने एक बार कटाई कर दी तो उसके बाद में ये जो फसल है ना, इसके बाद इसमें कोई ज़्यादा नुकसान ना हो तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फार्मर्स को अच्छा स्टोरेज प्रोवाइड करवा सकते हैं जहाँ पे वो फसल को सही ठिकाने पर रख सकें, क्योंकि कई बार उनके पास में स्टोरेज ना होने की वजह से बहुत कम दाम में बेचना पड़ जाता है। नहीं तो उन्हें पता है अगर सड़ गया तो उतना भी पैसा उनको नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ पर जो इम्प्रूवमेंट है वो करना, अच्छा प्रोडक्शन यहाँ पे प्रोवाइड करवाना, इन सब माध्यम से यहाँ पे हम प्राइसेस को स्टेबल कर सकते हैं। तो 2018 में ये स्कीम शुरू होती है, लेकिन 2021 के अंदर में इस स्कीम में कुछ और भी फसलों को ऐड कर दिया गया। स्टार्टिंग में केवल अनियन, टमाटो एंड पोटैटो को इसमें रखा गया था, लेकिन बाद में 22 पेरिशेबल क्रॉप्स को और ऐड कर दिया गया, जिसमें आपके फ्रूट्स भी आ गए, वेजिटेबल्स भी हो गई, उसके अलावा गॉड फैमिली यानी बॉटल गार्ड, बिटर गार्ड ये सब हो गए, गार्लिक, जिंजर और श्रिम्प को भी यहाँ पर ऐड कर लिया गया। लेकिन इस स्कीम में कुछ चैलेंजेस भी यहाँ पर बताए गए, जैसे इसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए क्योंकि बहुत सारी जो अलग अलग बॉडीज़ जिनको जिम्मेदारी दी गई थी इसको इम्प्लीमेंट करने की, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया, अच्छी तरीके से यहाँ पे फंड्स का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बार बार पॉलिसी में बदलाव करना, जैसे अनियन के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाना, तो मार्केट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, है ना। तो फार्मर्स का जो यहाँ पे प्लान था प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना, उस पर यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ा। मार्केट के अंदर में डिस्टेबलाइजेशन, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो इन सब चीज़ों की वजह से थोड़ी बहुत दिक्कतें आ जाती हैं इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज़ अबाउट लेड पोल्यूशन इन इंडिया। तो यहाँ पे बात हो रही है लेड को लेकर। जो आज के समय पर प्रदूषण है ना, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस पोल्यूशन है और इसको काउंटर करने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि सतर्क तरीके से एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट है। लेकिन हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं? रीज़न यहाँ पर यह है कि हाल ही में यूनिसेफ के अकॉर्डिंग बताया गया लगभग 275 मिलियन बच्चे, या
कहें तो 50% भारत में बच्चों की संख्या, पॉपुलेशन, ये कहीं ना कहीं लेड कंटेमिनेशन से पीड़ित हो सकती है। और लेड अगर यहाँ पे उनके बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्सेस मात्रा में हो जाता है तो इससे एक बच्चे की सोचने समझने की शक्ति, उसका ब्रेन डेवलपमेंट, इसके ऊपर में बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। तो हालांकि गवर्नमेंट ने ढेर सारे एफर्ट्स लगाए हैं एक्शन लेने के लिए, लेकिन फिर भी दोस्तों समस्याएं आज भी बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि यहाँ पे लेड अब है क्या और लेड पॉइजनिंग क्या है, ज़रा ये सुनिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। लेड जो है ये नेचुरली पाया जाने वाला एक टॉक्सिक मेटल है जो हमारे पृथ्वी के क्रस्ट में पाया जाता है। और ये जब इसकी लेड की संख्या बॉडी के अंदर में बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक लेवल से ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, ब्लड में लेड लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो इससे एक व्यक्ति के जान जाने का भी खतरा हो सकता है। अब देखिए लेड पॉल्यूशन के सोर्सेज क्या है भारत में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सुनिएगा, लेड आ कहाँ से रहा है। सबसे पहली चीज़, जो हमारे लेड बेस्ड पेंट्स होते हैं, बैटरीज हो गई, टॉयज़ हो गए, इसमें भी लेड प्रेजेंट होता है। इवन जो आप पेंसिल यूज़ करते हैं उसमें जो ऊपर की नोक होती है वो भी यहाँ पर लेड की होती है ना। अब हमने बहुत फोकस किया कि लेड को ज़्यादा से ज़्यादा दूर रखना। कई बार वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, ज्वालामुखी फटता है, उसमें से भी लेड रिलीज होता है, या लेड वाली रॉक्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। तो ये सब चीज़ें लेड में, मतलब ये सब लेड जो है इस तरीके से मिल जाता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, यही लेड की संख्या या इसका जो वॉल्यूम है अगर किसी पर्टिकुलर इंसान की बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको बहुत सारे सिम्टम्स नज़र आते हैं, उसके लिए लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। आप सुनिए क्या कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं। उसका आईक्यू लेवल कम हो जाएगा, किडनी डैमेज हो सकती है, सुनाई कम दे सकता है, एनीमिया, कॉन्स्टिपेशन, पुअर एपेटाइट, एब्डोमिनल पेन, ये सब चीज़ों से वो गुजर सकता है। सोने में परेशानी, अग्रेसिव बिहेवियर, उसके अलावा यहाँ पर इरिटेशन होना, सर में दर्द होना, और मैं आपको बता चुका हूँ दिमाग को एक बहुत बड़ा डैमेज होना, उसका कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, सोचने समझने की शक्ति भी यहाँ पर कम हो जाती है अगर लेड की संख्या बॉडी में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। तो ये इतना घातक टॉक्सिक है। उसके अलावा कई बार इंसान की जो डेथ है वो बहुत पहले हो सकती है, उम्र से पहले हो सकती है इस लेड पॉइजनिंग की वजह से। आज यही लेड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है भारत में वो बहुत सारे स्टेट्स में है, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ये मोस्ट अफेक्टेड स्टेट्स है जहाँ पर लेड पॉइजनिंग सबसे ज़्यादा है। 40% के आसपास इंडियन पॉपुलेशन ऑलरेडी लेड के प्रति एक्सपोज हो चुकी है, वो कहीं ना कहीं इसके कांटेक्ट में है। तो इसी को रिमूव करने के लिए सरकार ने बहुत सारे एक्शंस लिए हैं, जैसे नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ फ्लोरोसिस आर्सेनिकोसिस 2010, ये एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। लेड बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, ये रूल 2016 का है। इसी तरीके से इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बहुत सारी रिसर्च कर रही है ताकि लेड पॉइजनिंग को पूरी तरह से रिड्यूस किया जा सके। ये हमारा मेन पर्पज़ है। इसमें ढेरों चैलेंजेस भी हैं क्योंकि लोगों को आज पता नहीं है कि लेड एक्सपोजर कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं दोस्तों करंट समय पर वो यहाँ पे सही तरीके से जो नियम है उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही हैं, अच्छा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं लेड पॉइजनिंग के मामले में। चलिए अगली न्यूज़ पर आते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था, अगली न्यूज़ पर बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो ये है कि जैसे आपने ये वीडियो देख पा रहे होंगे जिसमें हम लोग यहाँ पे पिछले लास्ट 10 डेज़ के करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। तो इस PDF का सभी डेटा आपको इन पेड ग्रुप में मिल जाएगा। वैसे इस पेड ग्रुप के अंदर में डेली बेसिस पे आपको करंट नोट्स तैयार करके दिए जाते हैं, जो डेली मैं आपको इन वीडियोज़ में पढ़ाता हूँ, डेली PDF आपको दिखाता हूँ, वो सब हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में इस ग्रुप में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ये जो ग्रुप है इसको ज्वाइन करने का फ़ी पेमेंट बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। करंट अफेयर के PDF डेली अपलोड होते हैं, फिर से बोल रहा हूँ। और दोस्तों इवन आज आप ग्रुप ज्वाइन भी करेंगे तो ऐसा नहीं है केवल आज से कंटेंट मिलेगा, इतना कंटेंट आपको पिछला भी मिल जाएगा कि आपका अमाउंट तुरंत रिकवर हो जाएगा, आपको खुद फील होगा, लेकिन बेनिफिट्स फिर भी मिलते रहेंगे। नाउ ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368, इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदा होगा, अपने आपको कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए अगली खबर, यहाँ पे बात हो रहा है सी लेवल राइज के बारे में। समुद्र का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऐसा मैं नहीं, एक रिपोर्ट कह रही है। जैसा हम पिछले कुछ समय पर इंसिडेंट्स हैं उसके हिसाब से भी यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि हाँ बिल्कुल सी लेवल राइज का जो कॉन्सेप्ट है इज़ रियल। तो एक मेजर प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज की वजह से। अब ये क्लाइमेट चेंज बीच में कहाँ से आ गया? देखो क्लाइमेट चेंज का मतलब टेम्परेचर बढ़ना, गर्मी बढ़ना। गर्मी बढ़ेगी, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, तो ग्लेशियर्स जब पिघलेंगे तो वो पानी कहाँ जाएगा? समुद्र का जो पानी है उसी में तो इकट्ठा होगा।
तो जब समुद्र के पानी में वो मिलेगा तो समुद्र का स्तर बढ़ेगा। जैसे जैसे यहाँ पर समुद्र का लेवल बढ़ेगा, जो समुद्र में चीज़ें हैं दोस्तों वो उसमें समाती चली जाएंगी, सबमर्ज होती चली जाएंगी। चाहे वो कोई आइलैंड कंट्री क्यों ना हो या बड़ा देश हो, उसके किनारे समुद्र से अगर टच हो रहे हैं तो वो सब किनारे समुद्र में चले जाएंगे। तो ये आप देख पाएंगे दोस्तों, एक मैप अपने सामने प्रेजेंट है। इसमें यह बताया गया है कि कौन कौन से एरियाज़ है जिनको सबसे बड़ा कंसर्न है और जहाँ पे सबसे बड़ा खतरा रहेगा जब समुद्र का लेवल बढ़ेगा। तो चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो यहाँ पर गोवा हो, चाहे वो कोझिकोडे हो, कोची हो, इम्पॉर्टेंट प्लेसेस, ये हमारे कोस्टल एरियाज़ में इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जिसका डूबने का यहाँ पे डर है। ठीक है, क्योंकि इंडिया की बाउंड्री 7,500 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ी बाउंड्री है जो समुद्र के साथ में लगती है। तो समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो नो डाउट भारत में एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि समुद्र का लेवल बढ़ता कैसे है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, क्लाइमेट चेंज एक बड़ा रीज़न है, ग्लेशियर्स हमारे पिघल रहे हैं, ये एक बड़ा रीज़न है। उसके अलावा आज जो स्टेटस है वो भी देखिए, अगर हम इसको कंपैरिजन करें पिछले कुछ सालों में, तो 1880 से लेकर 1993 के बीच में समुद्र का स्तर पिछले कुछ समय पर तेज़ी से बढ़ा है। प्रोजेक्शंस का ये भी कहना है कि आने वाले लगभग जो 2100 का समय आएगा तो 2100 तक 1.2 मीटर से यहाँ पर जो समुद्र है वो और ज़्यादा एक्सपैंड हो चुका होगा, जिसका इम्पैक्ट जब अगर हम स्पेसिफिकली भारत पे देखेंगे तो भारत का मुंबई, चेन्नई, कोलकाता ये सब रिस्क में होगा। ठीक है, यहाँ पे बड़े मात्रा में लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, दूसरी जगह पर ले जाना पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि इसके और क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। समुद्र का लेवल बढ़ेगा तो हमारे जो सुंदरबन फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं, ये डूब जाएंगे। ऑलिव रिलेटेड टर्टल्स हो गई, कोस्टल सिटीज़ हो गई, वो डूब जाएंगी। अब इसका इम्पैक्ट और क्या पड़ सकता है, देखिए कोस्टल फ्लडिंग हो सकती है ना, ऑब्वियस सी बात है। तट वाले हिस्से पूरी तरह से पानी से भर जाएंगे तो लोगों को हटना पड़ेगा। जो खारा पानी है समुद्र का वो हमारे नॉर्मल वाटर में मिक्स हो जाएगा तो नॉर्मल वाटर पीने लायक नहीं बचेगा, उसमें और ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। उसके अलावा इकोनॉमिकल इम्पैक्ट पड़ेगा। जो हमारे पेड़ पौधे हैं, मैंग्रोव्स हैं, जो कह सकते हैं तट के किनारे हैं, समुद्र में प्रेजेंट है, पानी में प्रेजेंट है, वो मैंग्रोव्स बर्बाद हो जाएंगे। कोरल रीफ्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और जब ये सब पानी इस तरीके से फैलेगा और ये पल्यूटेड वाटर फैलेगा तो इससे पानी में से जितनी बीमारियां होती हैं दोस्तों वो वाटर बॉर्न डिजीज इंक्रीज होंगी। तो भारत का रिस्पॉन्स क्या है, हमारा मेन पर्पज़ यही है कि हमें इस तरीके से सी लेवल राइज को रोकना होगा। हमें क्या दुनिया भर को रोकना होगा, केवल एक देश के रोकने से ये नहीं रुकेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन यह है कि हम कैसे रोक सकते हैं। पहली चीज़, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना होगा, टेम्परेचर को बढ़ने से रोकना होगा, कार्बन एमिशंस को कंट्रोल करना होगा। तो सर कहने का मतलब है पोल्यूशन रोक देंगे तो ऑटोमेटिकली सी लेवल राइज की प्रॉब्लम रुक जाएगी। जी बिल्कुल सही बात है, सब आपस में इंटरकनेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं ये। तो उसके लिए सबसे पहले हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करना होगा। ज़्यादातर जो आज हम बिजली का उत्पादन कर रहे हैं वो कोयला जलाकर कर रहे हैं, तो कोयला अगर यहाँ पर जलेगा तो उससे कार्बन एमिशन भी होगा। तो क्लाइमेट चेंज को कम करना भूल जाओ फिर। तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करना है अगर हमें रोकना है तो। रिन्यूएबल एनर्जी में आपकी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सब एनर्जीज हो गई। तो हमारा टारगेट है कि भारत आज जितना भी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है उसका 50% रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक हम लेकर आएँ। उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, क्योंकि ये कार्बन एमिशन अगर एनवायरमेंट में रहेगा तो गर्मी और ज़्यादा बढ़ाएगा। लेकिन आपको पता है पेड़ का काम क्या है, पेड़ का काम यहाँ पर यही है कि कार्बन को एब्जॉर्ब करना और उसके बदले में ऑक्सीजन आपको देना। तो हम आज उल्टा कर रहे हैं, पेड़ लगाने के बजाय पेड़ कम करते चले जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर एक अच्छा रिस्पॉन्स होगा अगर हमें सी लेवल राइज रोकना है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज़्यादा प्रमोट करो, क्योंकि केवल भारत नहीं दुनिया भर में मैक्सिमम पोल्यूशन ये गाड़ी मोटर से ही निकलता है। ये करने की दोस्तों रिक्वायरमेंट है। तो ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। फिर एक फेस्टिवल यहाँ पर पिछले कुछ समय पर न्यूज़ में था, न्यू ईयर के समय में, जिसका नाम है तामू लोसर। एक न्यू ईयर फेस्टिवल होता है, ध्यान रखिएगा, कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता रहा हूँ। ये वो फेस्टिवल है जो कि एक कम्युनिटी है जिसका नाम है गुरुंग कम्युनिटी। ये कम्युनिटी यहाँ पर इस त्यौहार को सेलिब्रेट करती है। नेपाल के पहाड़ी जो रीजन्स हैं, स्पेशली जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर। और बेसिकली जो ये फेस्टिवल होता है ना, तमू लोसर, ध्यान रखिएगा, ये फेस्टिवल की शुरुआत क्या दर्शाती है? ये दर्शाती है कि पुराना साल खत्म हो गया है, नया साल आ रहा है, नई आशा लोगों में जग रही है ना, कुछ नया होगा। तो इस आशा के तहत यहाँ पर इस फेस्टिवल का सेलिब्रेशन होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, नेपाल में क्या केवल पहाड़ी हिस्सों में? ऐसा नहीं दोस्तों, इस फेस्टिवल में आप देखोगे जो लोग हैं वो अलग अलग कल्चरल और सोशल सिग्निफिकेंस यहाँ पर इस फेस्टिवल में देखने को मिलता है, जहाँ पे अलग अलग प्रकार की जो ये ड्रेसेस, तरीके से वाइब्रेंट ड्रेस वो पहनी जाती है, परफॉर्मेंसेज होती हैं। और ये फेस्टिवल का सेलिब्रेशन नेपाल में लामजुंग, गोरखा, तनाहुन, स्यांगजा, उसके अलावा मानंग, कास्की, पर्वत, ये सब जगह हैं दोस्तों जहाँ पे इस फेस्टिवल का सेलिब्रेशन होता है। और ये फेस्टिवल सीधा
रेफर करता है गुरुंग पीपल को। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो हमारी गुरुंग कम्युनिटी है वो बेसिकली यहाँ पर इसको सेलिब्रेट करती है। लोग सब साथ में आते हैं, एक नई शुरुआत को यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, डांस होता है, गाना होता है ना, और इस तरीके का इनका ड्रेस होता है। मेन जो है वो वेस्ट, शर्ट और उसके अलावा किल्ट, ये सब चीज़ें यहाँ पर पहनते हैं। तो किस तरीके का ड्रेसिंग रहता है, जो वेमेन है दोस्तों यहाँ पर, वो इस तरीके से मखमली ब्लाउज़ हो गया, घालेक शॉल हो गया, साड़ी, ये सब चीज़ें यहाँ पर वो वेयर की जाती हैं इस फेस्टिवल के दौरान। तो बाकी नेपाल की सरकार ने इस फेस्टिवल को एक पब्लिक हॉलीडे भी डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, बाकी लोग जब जाते हैं तो घूमने के लिए ये फेस्टिवल काफ़ी अट्रैक्ट करता है लोगों को। इंटरनेशनल टूरिस्ट भी जाते हैं कई बार पार्टिसिपेट करने के लिए, तो इससे यहाँ पर उनके इकॉनमी में एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है टूरिज़्म के परस्पेक्टिव से। फिर बात हुई है, इंडिया एमर्ज हो रहा है एज अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पिछले कुछ समय पर ग्रोथ नजर आई है, ऐसी रिपोर्ट आई थी। लेकिन ये ग्रोथ के पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न यह है, हमने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को ज़्यादा प्रमोट किया है। 2014 में इस प्रकार का इनिशिएटिव लेकर आया गया था, लॉन्च किया गया था, ताकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाई जा सके। और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर आएगा, बहुत सारी जॉब जनरेट होंगी। तो मेक इन इंडिया का बड़ा रोल है आज जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है उसमें। दूसरा इंपॉर्टेंट रोल दोस्तों प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, दैट इज PLI स्कीम का है, जिसको 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि अलग अलग 14 सेक्टर्स के अंदर में प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। क्योंकि आपको पता है PLI स्कीम का मेन पर्पस हमारा यही है कि प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर कंपनी को इंसेंटिव प्रोवाइड करवाती है। आज यही PLI स्कीम हमने वेरियस सेक्टर के लिए इंट्रोड्यूस कर रखी है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल, डिफेंस, टॉयज़, इन सब में यहाँ पर हम PLI स्कीम के तहत इन कंपनीज़ को सपोर्ट देते हैं। उसके अलावा हमने नई नई अपॉर्चुनिटीज़ में सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भर भारत को ज़्यादा प्रमोट किया है, जिसकी वजह से आज भारत की टॉय इंडस्ट्री में बड़ी ग्रोथ आई है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में बड़ी ग्रोथ आई है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ आई है, इवन डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी यहाँ पे हम करंट समय पर कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर एक बड़ा चीज़ है। फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्किल डेवलपमेंट। तो गवर्नमेंट ने मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा है, इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए हैं, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन इंट्रोड्यूस किया गया, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इंडिया में बढ़ा है। ठीक है, फिर इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना स्ट्रांग नहीं है, ये चैलेंज है। लेबर रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है, लेबर से काम ज़्यादा करवाया जाता है, एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होता है, उसमें सुधार की ज़रूरत है। एनवायरमेंट का ध्यान रखना होगा। दुनिया भर में बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स हैं, है ना, उन कॉम्पिटिशन से लड़ने के लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग को कम में करना होगा और ज़्यादा इफेक्टिव और क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग करना होगा। ये कुछ चैलेंजेस हमारे सामने प्रेजेंट रहेंगे। फिर अगले आर्टिकल में डिस्कस किया था कि हमने यानी भारत ने डिफेंस एक्सपोर्ट के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2024 के अंदर में हमने 21,000 करोड़ रुपए का जो हथियार है वो एक्सपोर्ट किया अलग अलग देशों को। और यहीं पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट था कि एक और टारगेट है हमारा कि 2029 यानी 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए का हम भारत का जो बनाया हुआ हथियार है, डिफेंस एक्सपोर्ट्स है, वो यहाँ पर करेंगे। ये हमारा मेन पर्पस था, इसी को लेकर ये आर्टिकल प्रेजेंट हुआ। तो दोस्तों इसके हाइलाइट्स फटाफट देख लेते हैं कि भाई डिफेंस एक्सपोर्ट में किस प्रकार की ग्रोथ हुई है। बिल्कुल, अगर आप देखोगे पिछले कुछ समय पर, फॉर एग्जांपल 2013-14 के अंदर में हमने 686 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया था, जबकि 2023-24 में 21,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हो चुका है, विच इज़ अ मैसिव नंबर। ठीक है, और ये मेड इन इंडिया इक्विपमेंट है जो आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों को साथ मिला रही है, जॉइंट ट्रेनिंग इनिशिएटिव वगैरह भी प्रोवाइड करवा रही है ना। उसके अलावा यहाँ पर इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। सिंपल सी बात है, जब ज़्यादा सामान हमें एक्सपोर्ट करना होगा बनाकर, वो भी तो बनाने के लिए लोगों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो बनाने के लिए जब लोगों को नौकरी पर रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारा यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होगा, इकॉनमी ग्रो होगी। ये सब चीज़ें यहाँ पर पिछले कुछ समय पर देखने को मिली हैं। फिर बीच में ही दोस्तों द हिंदू की एक रिपोर्ट आई थी, आपके सामने ये रिपोर्ट भी प्रेजेंट है कि आखिरकार 2023-24 में यानी वही लास्ट ईयर में हमने कितने लोगों को भारत से डिपोर्ट किया, उनके देश वापस से उनको भेजा। ठीक है, अब वापस से कब भेजते हैं? जब वीज़ा कंडीशंस को वायलेट करता है वो पर्टिकुलर व्यक्ति। क्योंकि अगर कोई बाहर से इंडिया में आया है तो भारत का वीज़ा लिया होगा, वीज़ा मतलब हमारी परमिशन ली होगी, वीज़ा मतलब जिस देश में आप जा रहे हैं उस देश की परमिशन लेना। तो वीज़ा बेसिकली एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है। तो कुछ लोग आए इंडिया, लेकिन उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया, एक्सपायर होने के बावजूद भी वो भारत में रुके हुए थे, तो ऐसे लोगों को पकड़ा गया और उनके देश उनको वापस से भेजा गया। और ऐसे लोग में दोस्तों नाइजीरियन पीपल सबसे ज़्यादा थे, बांग्लादेशी सेकंड नंबर पे, युगांडा थर्ड नंबर पे। और इस तरीके से लगभग 2023-24 में 2,331 फॉरेनर्स को डिपोर्ट किया गया।
ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। फिर यहीं पे मैंने आपको सिटीजनशिप पढ़ाया था कि भाई यहाँ पर नागरिकता की बात हो रही है, इनके पास में कोई नागरिकता थोड़ी है, वीज़ा लेके घूमने आए थे, टाइम पूरा हो गया, वीज़ा का वायलेशन कर रहे थे, खत्म हो गया टाइम, उससे पहले इन्हें कोर्ट वापस चले जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गए, रुके हुए थे, तो पकड़े गए, तो यहाँ पर वापस रिपोर्ट किया गया। क्योंकि हमारा भारतीय संविधान क्या बोलता है, यहाँ पे सिटीजनशिप के प्रॉपर तरीके से प्रोविजंस हैं। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक पार्ट नंबर 2 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील करता है नागरिकता को लेकर कि आप भारत की नागरिकता अगर लेना चाहते हैं, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, नेचुरलाइजेशन, रजिस्ट्रेशन, इन सब के माध्यम से होता है। उसी तरीके से नागरिकता कैंसिल भी की जा सकती है। इंडिया सिंगल सिटीजनशिप को सपोर्ट करता है। ऐसा नहीं है कि भारत की नागरिकता लेकर आप किसी दूसरे देश की भी नागरिकता ले लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा करते हैं तो ऑटोमेटिकली इंडिया की सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी, ये ध्यान में रखना है। फिर अगले आर्टिकल में डिस्कस किया था सिमलल नेशनल पार्क। तो सिमलीपल नेशनल पार्क दोस्तों ओडिशा में है, ध्यान में रखिएगा। ओडिशा में स्पेशली मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में हाल ही में यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया और हमने यहाँ पर कह सकते हैं जो मिलेनिस्टिक टाइगर है उसकी वजह से ये डिस्कशन किया था। तो हाल ही में लोकेशन ध्यान रखिएगा, लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ ये ओडिशा के अंदर में मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, बाकी हमने टाइगर्स की पॉपुलेशन की अगर बात करें, क्योंकि यहाँ पे टाइगर्स प्रोटेक्शन की बात हुई है, तो भारत में लगभग 75% दुनिया की टाइगर पॉपुलेशन पाई जाती है। हमारे पास में 2022-23 का जो सेंसस है इन टाइगर्स का, उसके हिसाब से पता चला है कि लगभग 3167 टाइगर्स भारत में प्रेजेंट हैं और सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश, कर्नाटका और उत्तराखंड में आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाते हैं। टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वेरियस इनिशिएटिव्स चलाए गए हैं, जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर है। उसके अलावा यहाँ पर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है। एम स्ट्राइप नाम का मोबाइल बेस्ड टूल हमने तैयार किया है, जहाँ पर टाइगर्स के ऊपर में ध्यान रखा जा सके। ये हमारा मेन पर्पज़ है ना। तो थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रख सकते हैं। बाकी आपको पता होगा हमने स्पैडेक्स मिशन जो है लास्ट ईयर ये लॉन्च किया था। स्पैडेक्स मिशन में हमारा मेन पर्पज़ ये है कि हम लोग चाहते हैं अंतरिक्ष में ले जाकर 2 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाए और दोनों को आपस में एक दूसरे से जोड़ा जाए। ये हमारा मेन पर्पज़ है और इसी के तहत हमने PSLV C60 जो रॉकेट है इसके माध्यम से स्पैडेक्स मिशन को लॉन्च किया था। ध्यान में रखिएगा, याद होगा मैंने पढ़ाया था 2 सैटेलाइट लॉन्च करने से फ़ायदा क्या होगा। आगे भविष्य में हमें खुद का अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च करना होगा, तो वो आराम से हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में छोटे छोटे सामान अंतरिक्ष में भेजकर आपस में जोड़ने की जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास में प्रेजेंट होगी। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे डिस्कशन हुआ था कोर सेक्टर के बारे में, क्योंकि हम जनवरी 2025 में आ गए थे। तो लास्ट ईयर के महीने का जो डेटा है वो था कि भाई इंडस्ट्रीज़ वगैरह कैसे ग्रो की हैं। तो हम स्पेशली बात कर रहे थे कोर सेक्टर की। तो आपको पता है कोर सेक्टर में टोटल 8 मेजर इंडस्ट्रीज़ आती हैं। तो 8 इंडस्ट्रीज़ भारत की जो सबसे बड़ी हैं वही यहाँ पर कोर सेक्टर में आती हैं। 8 इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी हैं? इसमें कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, फर्टिलाइज़र, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। इसको याद रखने की ट्रिक है CCCFRENS, फ्रेंस। तो CCC से मतलब हो गया कोल, क्रूड ऑयल, सीमेंट। फ्रेंस से हो गया, F से हो गया आपका फर्टिलाइज़र, R से रिफाइनरी प्रोडक्ट, E से इलेक्ट्रिसिटी, N से नेचुरल गैस एंड S से स्टील। ये 8 मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं। अगर इन 8 कोर सेक्टर में गिरावट होगी, समझा देश की इकॉनमी या GDP डाउन होती हुई नजर आएगी। इन 8 इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो किसी पर्टिकुलर महीने में इन 8 इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ कैसे हुई है उसको लेकर यहाँ पर ये जो रिपोर्ट है वो आती है, ध्यान में रखिएगा, कोर सेक्टर्स की रिपोर्ट, जिसको अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों इन कोर सेक्टर्स की रिपोर्ट को हम बोलते क्या हैं? इसको बेसिकली एक इंडेक्स बोला जाता है, ICI, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज़। इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज़ की जब हम बात करते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे दोस्तों बोला जाता है। इस इंडेक्स को मंथली पब्लिश किया जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के थ्रू। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो DPIIT का हिस्सा है, दैट इज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, अब दोस्तों ये जो ICI है इसमें मैंने आपको बताया 8 इंडस्ट्रीज़ हैं, इन्हीं का डेटा तैयार किया जाता है। कौन सी इंडस्ट्री कैसे ग्रो की है, जैसे सबसे बड़ा दबदबा आज इन 8 इंडस्ट्री में से रिफाइनरी का है, सेकंड नंबर पर इलेक्ट्रिसिटी का है, थर्ड पे यहाँ पर स्टील का है। ठीक है, तो ये जो इंडेक्स है इसका जब यूज़ पूरी तरह से हो जाता है, इंडेक्स हमारे सामने आता है, तो इसका इस्तेमाल हमारा जो गृह मंत्रालय है वो करता है, बैंक्स इस्तेमाल करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि इनके पास में एक डेटा प्रेजेंट है कि हाँ भाई हमको ये पता चलता है कि आखिरकार जो इंडस्ट्री हैं वो किस लेवल पर ग्रो कर रही हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का, ध्यान में रखिएगा। चलिए, एक महीने पिछले का डेटा आता है, तो एक पिछले महीने का डेटा ये भी हमने जनवरी के महीने में डिस्कस किया था। फिर यहाँ पे ग्रीन स्टील मिशन के बारे में डिस्कशन हुआ था। तो दोस्तों 15,000 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडियन गवर्नमेंट की साइड से किया गया है ग्रीन स्टील इंडस्ट्री में। देखो आज होता क्या है, आज हम लोग जब स्टील बनाते हैं ना
तो बहुत सारा कोयला जलाना पड़ता है, बहुत सारा वाटर भी चाहिए होता है। तो कोयला जलाते हैं तो प्रदूषण बहुत होता है। तो हमारा मेन पर्पज़ है कि हम इस स्टील को इस तरीके से डेवलप करें जहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी का ज़्यादा यूज़ किया जाए, कार्बन एमिशंस को यहाँ पे कम से कम करें। तो 2070 तक हमने ये बोला है कि 2070 के बाद में इंडिया पोल्यूशन नहीं करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इस स्टील के ऊपर में फोकस करना होगा और इसके लिए ग्रीन स्टील मिशन यहाँ पर तैयार किया गया है। तो ग्रीन स्टील मिशन में जो हम यहाँ पर एनर्जी कोयले से जलाकर यूज़ कर रहे हैं, क्यों ना हम उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करें, है ना, सोलर एनर्जी का यूज़ करें, जिससे यहाँ पर क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो स्टील का प्रोडक्शन होगा उससे पोल्यूशन नहीं होगा। हम अपने स्टील इंडस्ट्री में डीकार्बोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट अपना रहे होंगे, क्योंकि कोयला जलाओगे कार्बन एमिशन होगा, और अब यहाँ पे आप कोयला नहीं जल रहा है तो यहाँ पे डीकार्बोनाइज कर रहे हैं इस पूरे इंडस्ट्री को। तो ये हमारा दोस्तों मेन पर्पज़ है। इससे क्लाइमेट चेंज पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब क्लाइमेट चेंज कम होगा, एनवायरमेंट भी इंप्रूव होगा, हेल्थ कंडीशंस इंप्रूव होगी, है ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर की गई हैं, ठीक है। तो ग्रीन स्टील सेक्टर के बारे में बस इतना ही ध्यान रखिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ इनोवेशंस करने की रिक्वायरमेंट है। तो भारत ने कुछ पायलट प्रोजेक्ट चलाए हैं जहाँ पे हाइड्रोजन बेस्ड स्टील प्रोडक्शन करने की बात की है, जहाँ पे हाइड्रोजन का यूज़ किया जाएगा एज अ एनर्जी सोर्स। उसके अलावा कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है कि अगर कार्बन रिलीज़ होता भी है स्टील इंडस्ट्री से तो फटाफट यहाँ पे उस कार्बन को स्टोर करके रख लिया जाए कहीं पे, जिससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगले न्यूज़ आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था वायनाड लैंडस्लाइड के बारे में। आपको पता होगा हाल ही में सरकार ने जो वायनाड में केरला में लास्ट ईयर लैंडस्लाइड हुआ था, भूस्खलन हुआ था, उसको यहाँ पर सीवर नेचर डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये जो डिजास्टर है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो गवर्नमेंट ने इस वायनाड लैंडस्लाइड को एज अ डिजास्टर ऑफ सीवर नेचर डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए केरला में जो ये लैंडस्लाइड हुआ था लास्ट ईयर, इसकी वजह से लगभग 254 लोगों की जान गई, 128 लोग मिस हो गए, बड़ा मैसिव डिजास्टर हुआ था। तो इसको यहाँ पर सीवर नेचुरल डिजास्टर डिक्लेयर किया गया। क्वेश्चन यहाँ पर यह है, सर ये सीवर नेचुरल डिजास्टर क्या होते हैं? ये वो डिजास्टर, वो आपदाएं होती हैं जो कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स होते हैं, जहाँ पर नेचुरल अर्थक्वेक, साइक्लोन, लैंडस्लाइड्स, ये सब चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो वायनाड लैंडस्लाइड्स की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि इस लैंडस्लाइड से भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है ना। और ये भी कह सकते हैं एक ऐसे ही डिजास्टर है। तो इसमें दोस्तों आपके नेचुरल डिजास्टर तो होंगे, ह्यूमन इंड्यूस डिजास्टर भी हो सकते हैं, कोई इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट है तो उसको भी यहाँ पर ऐसा हम लोग सीवर नेचर डिजास्टर डिक्लेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि इसको यहाँ पर सीवर नेचर डिक्लेयर करने के बाद में फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि अब सपोर्ट बहुत बड़े लेवल पर मिलेगा उस पर्टिकुलर डिजास्टर को, पैसों का सपोर्ट मिलेगा केरला को। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड, इसके तहत यहाँ पर जो फंडिंग है दोस्तों वो प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। तो सीवर नेचुरल डिजास्टर जो होता है खतरनाक होता है। कहीं पर भी अगर ऐसा डिजास्टर आता है तो इससे लोगों पे इम्पैक्ट पड़ता है, लोगों की जान जाती है, घर छूटता है, इकोनॉमी के ऊपर में इम्पैक्ट पड़ता है, एनवायरमेंट का नुकसान पहुंचता है। तो इसी की भरपाई करने के लिए हम यहाँ पर जो सब बॉडीज़ है वो एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं ताकि सिचुएशन को इम्प्रूव किया जा सके। फिर अगले न्यूज़ आर्टिकल में दोस्तों भारत के डिफेंस सेक्टर ग्रोथ के बारे में डिस्कशन हुआ है। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इससे जस्ट पहले एक आर्टिकल हमने पढ़ा भी था कि डिफेंस मिनिस्ट्री का क्या कहना है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2024 में लगभग 20% की ग्रोथ आई है डिफेंस सेक्टर में। बहुत सारा जो हथियार है वो हमने बेचा है अलग अलग देशों को, और ये सब हो पाया है बजट एलोकेशन की वजह से, क्योंकि इंडिया का जो बजट है वो आज जीडीपी का 1.90 से लेकर 2.8% के आसपास ऐसा है जो हम लोग डिफेंस सेक्टर में खर्च करते हैं। तो 2024-25 वाला समय देखोगे तो हमने लगभग 6 लाख करोड़ से भी ज़्यादा अमाउंट डिफेंस सेक्टर के लिए रखा था। आगे देखते हैं वो यहाँ पर किस तरीके से हम लोग लेकर आते हैं। तो इसमें हमने मैन्युफैक्चरिंग भारत में खुद की है, बहुत सारा सामान बना के एक्सपोर्ट किया है। डिफेंस एक्सपोर्ट का हमारा टारगेट है कि 2029 तक हम 50,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करें। अभी 2023-24 में 21,000 करोड़ का ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। तो वही सेम आर्टिकल यहाँ पर है। अब दोस्तों हमारा मेन पर्पज़ है भविष्य में कि डिफेंस प्रोडक्शन को और बढ़ाना। तो डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाने से फ़ायदे तो बहुत होंगे, क्योंकि इससे हम कंपटीशन क्रिएट करेंगे चाइना पाकिस्तान जैसे देशों के लिए, स्पेशली चाइना के लिए, पाकिस्तान को क्या गिने यहाँ पे। फिर जियोपॉलिटिकल एडवांटेज मिलेगा। भारत यहाँ पर प्रोडक्शन के मामले में, एक्सपोर्ट के मामले में एक कह सकते हैं वैल्यूएबल कंट्री माना जाएगा, क्योंकि एक समय ऐसा था जब केवल और केवल ऐसे हथियारों को हम एक्सपोर्ट ना करके केवल इंपोर्ट किया करते थे। आज यहाँ पे हम इसको एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं। तो जब एक्सपोर्ट करना होगा तो बनाना भी होगा, लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अगेन वही सेम चीज़ें, वही सेम आर्टिकल जो हमने अभी डिस्कस किया था। आगे आते हैं, उस समय पर मैंने एक मेंस क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन भी यहाँ पर लिखा हुआ है।
आते हैं वापस से एक रेलेवेंट टॉपिक पर। अगला आर्टिकल बात करता है सी ऑटर्स के बारे में। हाल ही में ये सी ऑटर चर्चाओं में था, ये फोटो आपके सामने दिख रहा होगा। और इन सी ऑटर का जो रोल है वो एनवायरमेंट के लिए ज़रूरी है। हुआ एक्चुअली में क्या, अगर आप यहाँ पर ये न्यूज़ देखेंगे तो मेंशन किया गया सी ऑटर का साइंटिफिक नेम है एनहाइड्रा ल्यूट्रेस। ये हमारे इकोसिस्टम में बैलेंस बनाने के लिए ज़रूरी है, एक बड़ा रोल होता है इनका। जैसे ग्रीन क्रैब्स, ग्रीन क्रैब क्या होते हैं दोस्तों, ये वाले केकड़े होते हैं। एक सेकंड, ये आप देख पाओगे, ये केकड़ा है और ये इन्वेजिव स्पीशी है जो हमारे समुद्र के अंदर में प्लांट्स एनिमल्स प्रेजेंट है उसको ख़त्म करता है और इसी ग्रीन केकड़े को खा लेता है यहाँ पर सी ऑटर। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सी ऑटर ने ग्रीन केकड़े की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया, जिससे हमारे समुद्र के अंदर में जो यहाँ पर कह सकते हैं कि प्लांट्स वगैरह प्रेजेंट हैं वो बच जाते हैं, वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं होते। इस वजह से सी ऑटर चर्चाओं में। और मैं आपको बता दूं, ऐसी स्पीशीज़ को लेकर क्वेश्चंस बनते रहते हैं। ये यूपीएससी की यहाँ पर रिपीटेड स्पीशी हैं जिसको लेकर ये चर्चाएं हुई हैं। देखो, ऑटर को लेकर ऑलरेडी सवाल पूछा जा चुका है, एशियाटिक लायन को लेकर पूछा जा चुका है, तो आने वाले समय पर भी क्वेश्चन बनने के यहाँ पर चांसेस हो जाते हैं। तो क्वेश्चन जब भी बनता है तो पहली बात तो यहाँ पर उस जानवर का इंपॉर्टेंस तो आपको पता है कि एनवायरमेंट में बैलेंस बनाने के लिए, क्योंकि ग्रीन क्रैब की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लेता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान में रखना है वो है इसका आईयूसीएन स्टेटस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आईयूसीएन में दोस्तों यहाँ पर सी ऑटर्स को एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। बस इतना यहाँ पर ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ भी ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। फिर हमने यहाँ पर डिस्कस किया था सेव द लिंका के बारे में। ये क्या है, ये बेसिकली यहाँ पर हाल ही में ये जो परफॉर्मेंस होता है सेव द लिंका का, इसको यूनेस्को का इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में कवर किया गया है। सेव द लिंका है क्या दोस्तों, ज़रा सुनिएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बाल्कन रीजन में, बाल्कन रीजन की बात करता हूँ तो ये वो देश हैं यूरोप के बाल्कन कंट्रीज़, ठीक है। नीचे ग्रीस है, मैकेडोनिया, बल्गेरिया, रोमानिया, मोल्डोवा, ये सब देश आपको यहाँ पे नजर आएंगे। तो सेव द लिंका क्या है, एक कह सकते हैं परफॉर्मेंस होता है लव सॉन्ग का। ये बाल्कन रीजन से आया है। इसमें यहाँ पर साउथ सेल्विक पोइट्री, ऑटोमन का म्यूज़िक, ये सब मिक्स है, तो इसका कॉम्बिनेशन है। इस म्यूज़िक की शुरुआत हुई थी 16वीं सेंचुरी में। यहाँ पे जो गाने गाए जाते हैं उसमें दुख, प्यार, ये सब चीज़ें यहाँ पर शो की जाती हैं, इमोशंस को शो किया जाता है। तो हाल ही में इसी परफॉर्मेंस को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में कवर किया गया है, क्योंकि आपको पता है इंटेंजिबल चीज़ें क्या होती हैं, जिसको आप छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। तो कोई परफॉर्मेंस वगैरह रिचुअल्स हैं तो उसको इस तरीके की लिस्ट में रखा जाता है। अब इसमें लिस्ट में रखा है ताकि इसको यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जा सके। ये जो कल्चर है, ये सॉन्ग है, इसको आगे लंबे समय तक याद रखा जा सके। बस फिर दोस्तों एक केक न्यूज़ में था जिसका नाम है वसीलोपेता। बेसिकली ये केक नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखोगे वसीलोपेता, हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में प्रेजेंट एक न्यूज़ आर्टिकल था। वसीलोपेता एक ट्रेडिशनल ग्रीक केक है ना, ग्रीक केक, जिसका मेन पर्पज़ ये होता है कि वो प्रॉस्पेरिटी और हेल्थ को सिंबलाइज करता है। देखो, न्यू ईयर के समय पर एक सेलिब्रेशन होता है यूरोप में। तो एक सेलिब्रेशन जो है ना, इस सेलिब्रेशन के तहत एक केक जो है, इस केक का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो ये जो केक है, इस केक को काटना, ये पूरा रिचुअल सेलिब्रेट करना, इसको यहाँ पे वसीलोपेता का नाम दिया गया है। वसीलोपेता बेसिकली ग्रीक न्यू ईयर का सेलिब्रेशन है। जो ग्रीक न्यू ईयर होता है उसमें एक बड़ा सेलिब्रेशन होता है, एक केक रखा जाता है, उसमें एक सिक्का, एक कॉइन को उसमें रखा जाता है, और माना जाता है कि जब केक काट के बांटा जाएगा सब में, जिसके पास में वो सिक्का आएगा उसका एक बहुत अच्छा लक होगा। ये सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ये सेरेमनी, ये केक कटिंग आखिरकार किसको यहाँ पर ऑनर करने के लिए है। तो ये केक कटिंग दोस्तों सेंट बेसिल को ऑनर करता है। ध्यान में रखिएगा, सेंट बेसिल जो कि यहाँ पर 4th सेंचुरी के बिशप हैं, ठीक है, चैरिटी के लिए जाने जाते हैं। और ये जो ट्रेडिशन है कि एक केक के अंदर में कॉइन को छुपाना, वो यहाँ पर लंबे समय से ये चीज़ें हो रही हैं। और ये जो केक है जब तैयार होता है, स्लाइसिस में काटते हैं। पहला पीस जीसस क्राइस्ट को दिया जाता है, सेकंड वर्जिन मैरी को, थर्ड यहाँ पर सेंट बेसिल को दिया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर आप कह सकते हैं फिर बाकी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कॉइन जिसके पास में आएगा उसका लक यहाँ पर वो चीज़ डिनोट करता है। फिर अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था कि तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन साहब, इन्होंने भारत का पहला ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया है, वो भी कन्याकुमारी के अंदर में। और ये जो ग्लास ब्रिज है 2 इंपॉर्टेंट जगह को जोड़ता है। एक आप देख पाएंगे थिरुवल्लुवर जी का स्टैचू है, दूसरा यहाँ पे है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी में है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये इस तरीके से ब्रिज को बनाया गया है। जो ये ब्रिज दोस्तों आपके सामने दिख रहा है, ये ग्लास ब्रिज है, यानी शीशे का। 77 मीटर लंबा है, 10 मीटर चौड़ा है और 133 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। तो ये कन्याकुमारी का ब्रिज है, ग्लास ब्रिज। लेकिन दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचाई पर या सबसे बड़ा ग्लास ब्रिज कौन सा है, वो है यहाँ पर
तो तमिलनाडु के अंदर में जो ये ग्लास ब्रिज बनाया गया है, इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, लोग घूमने जाएंगे, है ना, वहाँ की इकॉनमी पे पैसा खर्चेंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो ब्रिज है ये थिरुवल्लर स्टैचू से जुड़ा हुआ है। थिरुवल्लर स्टैचू और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ता है। थिरुवल्लर स्टैचू का बहुत बड़ा रोल है। थिरुवल्लर यहाँ पर अगर आप देखोगे इतिहास में एक एंशंट तमिल पोएट हैं, फिलोसोफर हैं, कल्चरल आइकन है और बहुत सारा काम किया है इन्होंने। इनका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कलेक्शन है, लगभग 1330 कपलेट्स का। कपलेट्स क्या होता है? दोहे जिसको बोलते हैं। तो 1330 कपलेट्स का कलेक्शन है। उस कलेक्शन को थिरुकुरल बोला जाता है, ध्यान में रखिएगा। थिरुकुरल में 3 डायरेक्शंस दी गई हैं, आपका धर्म, अर्थ, काम। धर्म यानी वर्च्यू, एथिक्स और मोरल कंडक्ट के बारे में बताया गया है। अर्थ यानी वेल्थ, इकोनॉमिक्स के बारे में बताया गया है। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया है। काम यानी लव, रिलेशनशिप, लव, फैमिली के बारे में बताया गया है। इस थिरुकुरल में 133 चैप्टर हैं और 10 कैपलेट्स पर चैप्टर के हिसाब से बनाए गए हैं। तो इतने सारे दोहे यहाँ पर दिए हैं, लोगों को एक अच्छी राह दिखाई है थिरुवल्लुवर जी ने। इन्हीं का स्टैचू यहाँ पर ये क्रिएट किया गया है और इसी स्टैचू पे लोग घूमने जाते हैं और अभी वहीं पे पुल बना है। ठीक, फिर एक और न्यूज़ आर्टिकल है जहाँ पे संगीता कलानिधि अवार्ड के बारे में डिस्कशन हुआ है। कर्नाटक म्यूज़िक को लेकर यहाँ पे बात हो रही है, ये आप देख पाएंगे, आर्टिकल भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो टीएम कृष्णा है, तो टीएम कृष्णा यहाँ पर ये व्यक्ति आपको नजर आएंगे। इनको संगीता कलानिधि अवार्ड से सम्मानित किया गया, इस वजह से ये न्यूज़ में है। संगीता कलानिधि अवार्ड एक हाईएस्ट अवार्ड है जो कर्नाटक म्यूजिक के लिए दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ध्यान रखना, कर्नाटक म्यूजिक के लिए दिया जाता है। देता कौन है? मद्रास म्यूजिक अकेडमी। ये एक इम्पॉर्टेंट संस्थान है जो यहाँ पर क्लासिकल म्यूजिक को प्रमोट करती है ना, और यहाँ पर डांस को प्रमोट करती है। इस अकेडमी को 1927 में बनाया गया। इसी अकेडमी के थ्रू अवार्ड दिया जाता है और ये अवार्ड 1942 से ही दिया जा रहा है। जिस भी व्यक्ति को मास्टरी होती है, वो महारत हासिल है कर्नाटक म्यूजिक में, उसको यहाँ पर इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सर ये कर्नाटक म्यूजिक में दिया जाता है तो कर्नाटक म्यूजिक होता क्या है? देखिए, कर्नाटक म्यूजिक साउथ इंडिया में पॉपुलर है और हिंदुस्तानी म्यूजिक नॉर्थ इंडिया में पॉपुलर है। इस तरीके से हिंदुस्तानी वर्सेस कर्नाटक म्यूजिक का जो सेक्शन है वो डिवाइड किया गया है। अगर आप लोग कर्नाटक म्यूजिक की बात करोगे तो सदर्न इंडिया में स्पेशली तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इवन दूसरे देश श्रीलंका में भी दोस्तों यहाँ पर ये आपका जो कर्नाटक म्यूजिक है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, और कर्नाटक म्यूजिक में राग, ताल, ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं और कई बार यहाँ पर इसमें जो कॉम्पोजिशन है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। कर्नाटक म्यूजिक में जो भाषाएं होती है तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़ा का ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है उसमें वीणा, वायलिन, मृदंगम, फ्लूट, इन सब का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जबकि यहाँ पर आप हिंदुस्तानी म्यूजिक से कंपैरिजन करोगे तो हिंदुस्तानी म्यूजिक जो है ये आपके नदर्न इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और हिंदुस्तानी म्यूज़िक में 6 मेजर राग्स होते हैं। यहाँ पे राग के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है और उसके अलावा इसमें जो इंस्ट्रूमेंट है वो तबला, सारंगी, सितार, संतूर, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। चलिए आगे आते हैं। फिर जैसे मैंने आपको बताया कर्नाटक म्यूज़िक को लेकर जो ये अवार्ड है, अभी टीएम कृष्णा जी को यहाँ पर अवार्ड दिया गया। तो ये अवार्ड देने वाली जो बॉडी है, अकेडमी है, वो है मद्रास म्यूज़िक अकेडमी, जिसको यहाँ पर बनाया गया था 1927 में। ऑल इंडिया कांग्रेस सेशन हुआ था मद्रास में उसके बाद। तो इस बॉडी का मेन पर्पज़ यही है क्लासिकल म्यूज़िक को ऑनर करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना, और इसमें कर्नाटक म्यूज़िक के ऊपर में एक स्पेशल फोकस किया गया है। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल आपके सामने है जहाँ पे स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के बारे में डिस्कशन हुआ है। तो 15 जनवरी तक हमारे पास में स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन आने वाली है, ये यहाँ पर बात हो रही है। तो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन आपको पता है, स्कॉर्पियन क्लास में हमारा मेन पर्पस था 6 सबमरीन्स को लेना, 5 ऑलरेडी आ चुकी है। वक्शीर 6ठी सबमरीन है, 15 जनवरी को इंडियन नेवी को सौंप दी जाएगी। उसके अलावा एक डिस्ट्रॉयर भी है, डिस्ट्रॉयर मतलब जहाज़ है, लड़ाकू जहाज़, प्रोजेक्ट 15B के तहत, और इस जहाज़ का नाम है सूरत। ये भारत के पास में आ जाएगा 15 जनवरी को। उसके अलावा यहाँ पर है फ्रीगेट। फ्रीगेट अगर आप देखोगे तो ये भी लड़ाकू जहाज़ होता है और इसका नाम है नीलगिरी। ये भी यहाँ पर भारत को मिलने वाला है 15 जनवरी तक। इसको लेकर ये पूरे आर्टिकल तैयार किए गए हैं, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस खाली ध्यान रखना एक सबमरीन है स्कॉर्पियन क्लास की वक्शीर, दूसरा यहाँ पे है जो हमारा लड़ाकू जहाज़ नीलगिरी, और तीसरा यहाँ पर आप नीलगिरी जो है वो फ्रीगेट है, जो डिस्ट्रॉयर है बड़ा जहाज़ वो है आपका सूरत। तो बस खाली इन तीनों चीज़ों का यहाँ पर तैयार किया जा रहा है ना। चलिए आगे आते हैं। फिर एक आर्टिकल था जहाँ पे मनमोहनोमिक्स के बारे में डिस्कशन किया था, क्योंकि अभी बीच में ही एक और मतलब एक दुखद खबर है। वो क्या है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ। तो जिसके बाद यहाँ पर बहुत सारे एडिटोरियल पब्लिश करे गए थे, आर्टिकल पब्लिश किए गए थे। मनमोहनोमिक्स के बारे में समझाया गया था कि ये प्रधानमंत्री का इकोनॉमिक विजन किस तरीके का था, इनका रोल क्या था, इन्होंने जो पढ़ाई की इकोनॉमिक्स के अंदर वो किस तरीके से की,
इन्होंने कितना सारा क्वालिफिकेशन यहाँ पर हासिल किया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डीफिल किया, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाया लंबे समय तक, आरबीआई के गवर्नर बने, उसके अलावा डेप्यूटी चेयरमैन बने प्लानिंग कमीशन के, और यहीं पे इन्होंने यहाँ पर कह सकते हैं कि अपना जो पोटेंशियल है वो शो किया। फिनांस मिनिस्टर बने, जब ये फिनांस मिनिस्टर बने तो ये इंपॉर्टेंट सेशन था इनके लिए। जो लाइसेंस राज हुआ करता था, इंडस्ट्री लगाने के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती थी, वो ख़त्म किया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया। गरीबी को रिड्यूस करने के लिए एक अलग से यहाँ पर इनका मेन मोटिव रहा था शुरू से ही। उसके अलावा बहुत कुछ प्रिंसिपल सिद्धांत इन्होंने दिए हैं कि भारत में इनइक्वालिटी ज़्यादा है, पैसों के मामले में असमानताएं ज़्यादा हैं, अमीर जो हैं उनका संख्या कुछ बहुत कम है, अमीर जो लोग हैं उनकी संख्या बहुत कम है लेकिन पैसा सबसे ज़्यादा होल्ड करके बैठे हैं। गरीब लोग जो हैं उनकी संख्या बहुत है, उनके पास में पैसा इतना नहीं है, मिडिल क्लास के पास में इतना पैसा नहीं है लेकिन संख्या बहुत है, जिसको बोलते हैं इनकम इनइक्वालिटी। तो इनकम इनइक्वालिटी के मामले में हमें वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से करना होगा। हमें मतलब एक इक्वल लेवल में सभी के पास पैसा हो, वो ज़्यादा बड़ी अटमेस्ट रिक्वायरमेंट है हमारे लिए। ट्रेड के ऊपर में इन्होंने एक्सपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया। फिर इनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। हालांकि इन्होंने अपने टेन्योर में कुछ क्रिटिसिज्म फेस किया, जैसे पहला टेन्योर इनका रहा बेहतरीन तरीके से, सेकेंड टेन्योर में जब ये आए तो इनकी सरकार के ऊपर में करप्शन के चार्जेस लगने लगे, जिसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट चेंज भी हो गई थी 2014 के अंदर में। समझ रहे हैं? तो ये आर्टिकल आप देख पाएंगे मनमोहनोमिक्स को लेकर यहाँ पर 2 एडिटोरियल पब्लिश थे, जिसकी वजह से मैंने ये पूरा का पूरा जो डिटेल है वो शेयर किया है। ये आप देख पाएंगे, इस पर मैंने मेंस क्वेश्चन भी लिखवाया था, आप यहाँ पर ये सब चीज़ें कर चुके हो। फिर अगले आर्टिकल में डिस्कस किया जा रहा है, भारत के रिसर्चर्स ने एक इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल को डेवलप किया है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। देखो कैंसर क्या होता है, जब आपके बॉडी के अंदर में, क्योंकि आपकी बॉडी सेल से बनी हुई है और सेल से बनते बनते कई बार सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है। कौन सी एबनॉर्मल ग्रोथ? सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ होना मतलब कहीं पर गांठ बनना बॉडी के ऊपर में, जिसको आप यहाँ पर ट्यूमर बोलते हैं, वही फिर यहाँ पर कैंसर बन जाता है। ठीक है, तो एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ होना यही कैंसर का कारण होता है। तो हमें उस एबनॉर्मल सेल्स को ख़त्म करना है। तो एबनॉर्मल सेल्स को ख़त्म करने के लिए क्या कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं था? था ट्रीटमेंट हमारे पास में, जिसको आप बोलते हो कीमोथेरेपी, ये अवेलेबल है। लेकिन कीमोथेरेपी में हमारा मेन पर्पस क्या है कि जो एबनॉर्मल सेल्स हैं, जो केवल यहाँ पर कैंसर का कारण बन रहे हैं, इन एबनॉर्मल सेल्स को किल करना, ख़त्म करना। लेकिन जब हम कीमोथेरेपी का इस्तेमाल करते तो यहाँ पर एबनॉर्मल सेल्स को तो वो कीमोथेरेपी ख़त्म करती ही करती, साथ ही साथ में हमारी बॉडी में जो हेल्दी सेल्स हैं वो भी ख़त्म कर देती थी। तो हमने यहाँ पर एक नई टेक्निक को डेवलप किया हमारे रिसर्चर्स ने, वो है यहाँ पर हाइड्रोजेल, इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल। इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल के माध्यम से जब हम इंजेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे तो ये केवल और केवल जिस एरिया में एबनॉर्मल सेल्स हैं उसी एरिया तक सीमित रहेगी दवा, और उसी एरिया में दोस्तों यहाँ पर वो अपना काम करेगी, आगे दूसरे हेल्दी सेल्स को डैमेज नहीं करेगी। तो केवल टारगेटेड साइट यानी कि जो ट्यूमर साइट है, जहाँ पे ट्यूमर प्रेजेंट है, केवल उसी एरिया पे दवा काम करेगी, दूसरी जगह पे काम नहीं करेगी। हमारा ट्रीटमेंट था ये, जो कि कीमोथेरेपी से काफ़ी इफेक्टिव है, क्योंकि कीमोथेरेपी में आपके एबनॉर्मल सेल्स के साथ साथ हेल्दी सेल्स भी डैमेज हो रहे थे। लेकिन जो हाइड्रोजेल माध्यम से इंजेक्टेबल टेक्नोलॉजी लेकर आई गई, यहाँ पे हमारा मेन पर्पज़ यही था कि हम लोग क्या कर सकें, हम लोग यहाँ पर केवल ट्यूमर को ख़त्म करें, हेल्दी सेल्स को डैमेज ना किया जाए। समझ रहे हैं? तो इसका ये नया रिसर्च आया जिस वजह से चर्चाओं में था। फिर एक अगला न्यूज़ आर्टिकल कॉफ़ी प्रोडक्शन को लेकर हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में कवर किया गया। इंडिया का जो कॉफ़ी एक्सपोर्ट ग्रोथ है दोस्तों, वो पिछले समय पर मैसिवली ग्रो हुआ है, क्योंकि 2024 का साल जो है वो निकला है अभी हाल ही में। $1 बिलियन से ज़्यादा का कॉफ़ी हम लोगों ने एक्सपोर्ट कर दिया है, जो अपने आप में एक बड़ा टारगेट है। भारत एक नया कॉफ़ी किंग बनकर आया है, क्योंकि अभी तक कॉफ़ी में हम इतना एक्सपोर्ट नहीं करते जितना एक्सपोर्ट हमने करना शुरू किया है। इसके पीछे के काफ़ी सारे रीजंस हैं। रीज़न यहाँ पर यह है, ब्राज़ील और वियतनाम जो भारत से ज़्यादा बड़े हैं कॉफ़ी को प्रोड्यूस करने में, लेकिन यहाँ पे कुछ समस्याएं फेस करने को मिली, कॉफ़ी प्रोडक्शन यहाँ पे कम हुआ, जिस वजह से इंडिया को यह चांस मिला और भारत की कॉफ़ी का ग्रोथ ज़्यादा हुआ। ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगा, बस इतना ध्यान रखना। थोड़ा ये ध्यान रख सकते हैं, भारत में कॉफ़ी प्रोडक्शन सेंटर्स कौन कौन से हैं। इंडिया में कुछ पर्टिकुलर स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है, वो आपका कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है। ये प्राइमरी कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं भारत के अंदर में। कॉफ़ी कल्टीवेशन इन स्टेट्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यहीं से एक्सपोर्ट भी सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, ये यहाँ पे फिर ज़्यादा कुछ भी नहीं है। फिर एक प्लेस न्यूज़ में थी ट्रिनिडेड एंड टोबैगो। तो ट्रिनिडेड एंड टोबैगो को हाल ही में एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी। रीज़न ये था क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंसा हुई, जिस वजह से ये कंट्री चर्चाओं में था। ये कंट्री दोस्तों साउथ अमेरिका में है। ये आप देख पाएंगे साउथ अमेरिका का ऊपरा भाग है, जिसमें ब्राज़ील, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया चर्चाओं में है।
गुयाना चर्चाओं में भी था। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचे थे, कैरिकॉम का मीटिंग हुआ था। कैरिकॉम कैरिबियन कम्युनिटी है, कैरिबियन कम्युनिटी मतलब कैरिबियन सी में जो ये देश हैं उनका ग्रुप है। यहीं पर ट्रिनिडेड एंड टोबैगो भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो लोकेशन ध्यान रखना। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट झील है जिसका नाम है पिच, और इस झील में एसफॉल्ट का बहुत बड़ा भंडार प्रेजेंट है। यहाँ पे कुछ और नदियाँ भी हैं, ऑटोयोर एंड करोनी नाम की। एक सबसे ऊंची पहाड़ी है, सबसे ऊंची चोटी है, वो है माउंट अरिपो। ठीक, फिर नेक्स्ट आर्टिकल में पीएमआई इंडेक्स दैट इज परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के बारे में डिस्कशन हुआ था। अब आपको पता होगा ये पीएमआई इंडेक्स स्पेशली हमारे एक पर्टिकुलर महीने के मैन्युफैक्चरिंग को दर्शाता है कि उस एरिया में मैन्युफैक्चरिंग उस महीने में कैसी हुई है, और पीएमआई इंडेक्स में भी यहाँ पर इसी मैन्युफैक्चरिंग को दर्शाएगा। पिछले महीने का ये डेटा देता है, जिस वजह से चर्चाओं में था। ये स्कोर देता है 0 से लेकर 100 के बीच में। ठीक है, फिर आता है क्रेडिट रेटिंग। तो क्रेडिट रेटिंग भी हाल ही में चर्चाओं में था। यहाँ पे कुछ एजेंसियों की बात होती है। भारत के पास में ऐसी 6-7 एजेंसीज हैं दोस्तों। यहाँ पे 6 हैं वैसे लिखा हुआ है, वैसे टोटल अभी 7 हो चुके हैं। एक एजेंसी और बढ़ चुकी है, अपडेट कर लेना इस इन्फॉर्मेशन को। तो ये आप देख पाएंगे जिसमें क्राइसिल, आईसीआरए, केयर, समेरा, फिच, ब्रिकवर्क रेटिंग, ये सब जो एजेंसीज हैं ये भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। ये एजेंसी का मेन काम क्या है कि किसी कंपनी को या किसी कंट्री को एक क्रेडिट रेटिंग देना कि वो अगर उधार लेगा तो कब तक चुका पाएगा। उधार लेगा, अगर चुका पाता है तो उसकी रेटिंग अच्छी होगी, नहीं चुका पाएगा तो रेटिंग बुरी होगी, जिसका इम्पैक्ट बेसिकली उसके लाइफ में पड़ेगा, ये उस कंपनी के लाइफ में, उस देश के लाइफ में, कि भाई यहाँ पर आगे वो उधार ले पाएगा नहीं ले पाएगा, उसके क्रेडिट रेटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। फिर अगले न्यूज़ आर्टिकल में हमने HMPV वायरस के बारे में डिस्कशन किया था। ये वायरस दोस्तों यहाँ पर एक रेस्पिरेटरी वायरस है। आपको पता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो चर्चाओं में था कि भाई यहाँ पे चाइना में HMPV वायरस फैल गया है, कंसर्न्स बहुत सारे हैं, ऐसे आर्टिकल पब्लिश हो रहे थे। तो ये वायरस हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अपर और लोअर सिस्टम दोनों को बुरी तरह से इम्पैक्ट करता है। ये वायरस रेस्पिरेटरी सिंकाइटल वायरस से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है, यानी RSV वायरस से रिलेटेड है। और HMPV वायरस में कुछ सिम्टम नज़र आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें नेसल कैविटी, फारिंग्स, लारिंग्स है, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकी और लंग्स हैं, इनको इम्पैक्ट करता है। और HMPV के सिम्टम्स में अगर आप देखोगे तो कफ, फीवर, रनी नोज, सोर थ्रोट, वीजिंग, ये सब यहाँ पर इसके लक्षण हैं। ठीक है, सांस लेने में तकलीफ होना, तेज सांसें चलना, कफ होना, फीवर होना, ये लक्षण हैं। ये फैल सकता है कोविड की तरह कि भाई यहाँ पर आपके ड्रॉपलेट्स हैं, आपको अगर इन्फेक्शन है, आप कहीं पे बोल रहे हैं तो आपके जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हैं वो बाहर निकलते हैं, और ये ड्रॉपलेट के कांटेक्ट में कोई नॉर्मल व्यक्ति आता है तो उसको भी यहाँ पर ये वायरस फैल सकता है। तो ये चाइना में रिसेंटली फैला, जिस वजह से ये आर्टिकल पब्लिश हुए। इस वायरस की वजह से सबसे ज़्यादा खतरा यहाँ पर किसको है? 5 साल के कम उम्र के बच्चों को, या बुजुर्ग लोगों को, या फिर ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कमज़ोर है। अब इम्यूनिटी कमज़ोर है तो उनको हर बीमारी से डरना पड़ता है। ठीक है, ये लक्षण वगैरह बता चुका हूँ। ट्रीटमेंट, कोई भी ऐसा स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। बस क्या है कि बुखार वगैरह है तो इन सिम्टम्स को यहाँ पर पूरी तरह से हमें टैकल करना होगा, इन सिम्टम्स से लड़ना होगा। और प्रिवेंटिव मेजर में साफ सफाई जितना मेंटेन रखेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। कोरोना में भी तो यही कर रहे थे ना, वायरस से बचने के लिए एक अच्छा हाइजीन और क्राउड को यहाँ पर अवॉइड करना कि भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ वगैरह है उसको अवॉइड करना है ना। जब छींको खांसो तो फिर यहाँ पर मुंह पे हाथ रखो या कुछ ऐसी चीज़ें रखो जिसकी वजह से आपके ड्रॉपलेट्स बाहर ना जाएं। फिर अगले आर्टिकल में यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है बनाना कल्टीवेशन के बारे में जो चर्चाओं में था, क्योंकि हाल ही में यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इंडिया ने बनाना एक्सपोर्ट पिछले 10 सालों में तेज़ी से बढ़ाया है, और हमारा मेन पर्पज़ है आने वाले 5 सालों में बनाना के कल्टीवेशन को $1 बिलियन तक पहुँचाना। तो बनाना को ग्रो करने के लिए आपको ट्रॉपिकल क्रॉप्स, मतलब ट्रॉपिकल क्रॉप ग्रोन एरियाज़ हैं जहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, वहाँ पे बढ़िया तरीके से ग्रो हो सकते हैं। बनाना की कुछ वैरायटीज़ आती हैं जिसमें ड्वार्फ, कैवेंडिश, रोबोस्टा, मोंथन, पूवन और नेंद्रन, ये बनाना की वैरायटीज़ हैं। लेकिन आज भारत में वो कौन से स्टेट्स हैं जो बनाना का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं? तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ये वो राज्य हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा केले का प्रोडक्शन किया जाता है। फिर एक आर्टिकल डिस्कस किया था हमने नॉन परफॉर्मिंग एसेट को लेकर। RBI की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट दिसंबर 2024 की आई, जिसमें पता चला नॉन परफॉर्मिंग रेशियो जो है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का रेशियो कम हुआ है। ये पिछले 12 सालों में कम हो गए, 2.6% गया है, जो कि अच्छी बात है बैंकों के लिए। नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब होता है बैंक का वो लोन जो बैंक ने यहाँ पर दिया था किसी बड़े बिजनेसमैन को, क्योंकि बैंक भी तो वैसे ही पैसे कमाता है ना। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को, बिजनेस को लोन देता है बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट, ज़्यादा ब्याज पे। तो भाई किसी बिजनेस वाले ने मान लो लोन लिया, उसने बिजनेस लगाया, उसका बिजनेस ठप हो गया, वो लोन बैंक को नहीं चुका पा रहा है,
चुकाने का समय आ चुका है, 90 दिन टाइम दिया गया है, उन 90 दिन में भी नहीं चुका पाया है, तो दोस्तों यहाँ पर वो जो लोन है ना वो क्या कहलाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बैंक ने जो लोन दिया था वो लोन डूब गया, अब ये बिजनेस वाला वो लोन चुका नहीं पा रहा, उसको बोलते हैं एनपीए। तो एनपीए कम हुआ है, मतलब बैंक का लोन फेलियर जो है वो यहाँ पर कम हुआ है, जो कि अच्छी बात है। फिर नोरो वायरस रिसेंटली चर्चाओं में था, यूएस के अंदर में नोरो वायरस तेजी से फैला इस वजह से। तो नोरो वायरस को कई बार स्टमक फ्लू भी कहते हैं, क्योंकि आपके जो स्टमक वाला रीजन है दोस्तों उस पर ये इम्पैक्ट करता है, खासकर उल्टी आना इसमें एक बड़ा सिम्टम है, डायरिया होना, जी मचलाना, ये कुछ ऐसे लक्षण यहाँ पे नज़र आते हैं। ठीक है, कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है इसकी। फिर टोबैको बोर्ड रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में कवर किया गया। टोबैको बोर्ड यहाँ पे पूरा का पूरा ऐसा बोर्ड जो हमारा तंबाकू वाली इंडस्ट्री है उसको मैनेज करने का काम करता है। आज अगर आप देखोगे दोस्तों, भारत में भी तंबाकू दो प्रकार की हैं, एक तो नॉर्मल तंबाकू है, दूसरी यहाँ पर एफसीवी टोबैको होता है। एफसीवी को बोलते हैं हम फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया। ये एक ऐसा टोबैको है जिसको बोला जाता है हाई क्वालिटी वाला, जिसमें ज़्यादा खुशबू वगैरह भी होती है ना। तो ये वाला टोबैको हाई क्वालिटी का, इसको बोलते हैं एफसीवी। करंट समय पर इंडिया दूसरे नंबर पर आता है सबसे ज़्यादा तंबाकू के प्रोडक्शन के मामले में पूरे दुनिया में। ठीक है, पहले नंबर पर चाइना है। ठीक है, ये नॉर्मल तंबाकू की बात कर रहा हूँ, लेकिन जब एफसीवी यानी हाई क्वालिटी वाले तंबाकू की बात होती है तो इसमें कह सकते हैं भारत चौथे नंबर पर है। और जैसे मैंने बोला, इंडिया में टोबैको इंडस्ट्री संभालता कौन है, तो इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, ये जो डिपार्टमेंट है वो इसी मंत्रालय के अंडर में आता है। फिर हमने डिस्कस किया नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जहाँ पे हमारा मेन पर्पज़ है कि हम गंगा को साफ़ सुथरा बनाने का काम करते हैं, और इसका जो ये पूरा मिशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत काम करता है। ठीक है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ पहले ही। फिर एक छोटे से क्वेश्चन दिए थे, इसका आंसर वगैरह आपको याद होगा, ये हमने पढ़ रखा है। फिर एक आर्टिकल चर्चाओं में था, वन नेशन वन इलेक्शन, ये बेसिकली एडिटोरियल था। तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कुछ कंसर्न्स दिखाए गए। वन नेशन वन इलेक्शन क्या होता है, जैसे आज देश में बहुत सारे इलेक्शन हो रहे हैं, लोकसभा के इलेक्शन अलग होते हैं, राज्यसभा के इलेक्शन अलग होते हैं, तो सब एक साथ इलेक्शंस करवा देना। मैं आपको बता दूं, हमारे देश में 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन ही हुआ करता था, एक साथ सभी इलेक्शंस लोकसभा के, राज्यसभा के, सबके एक साथ हो जाया करते थे, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सबके इलेक्शन एक साथ हो जाते थे। और वन नेशन वन इलेक्शन के तौर पर भारत में कई बार ऐसे चुनाव हुए। 1952 में भी वन नेशन वन इलेक्शन था, 1957 में भी, 1962 में भी और 1967 में भी। इसके बाद क्या हुआ, कुछ जो यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी, कुछ विधानसभा पहले डिसॉल्व हो गई अपने समय से पहले। तो समय से पहले डिसॉल्व हो गई तो उनके इलेक्शन आगे पीछे हो गए। तो इलेक्शंस आगे पीछे होने की वजह से ये वन नेशन वन इलेक्शन वाली जो साइकिल है वो डिसरप्ट हो गई। तो अभी यहाँ पर पीएम मोदी का कहना है कि इनके इस वाले टेन्योर में ये वापस से वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। यही चीज़ यहाँ पे चर्चा में थी। ठीक है, फिर मैंने इस पर क्वेश्चन लगवाया था, ये एक एडिटोरियल था। फिर दोस्तों यहाँ पर न्यूज़ में था टंगस्टन। टंगस्टन क्या है, टंगस्टन जो ओर होता है, यानी चट्टान के फॉर्म में अगर टंगस्टन मिलता है तो उसमें से हमें उसको निकालना होगा। ठीक है, अगर चट्टान के फॉर्म में है तो उसको बोलेंगे ओर, उसमें से निकाल लेंगे तो हमारे पास में प्योर टंगस्टन आ जाएगा। आज अगर आप देखोगे जो और मिनरल्स होते हैं टंगस्टन के, इसमें बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जैसे वोल्फ्रामाइट होता है, शेलाइट होता है, फर्बेराइट होता है। और टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है, क्योंकि टंगस्टन ज़रूरी क्यों है, टंगस्टन की अपने आप में जो स्ट्रेंथ है ना वो बहुत ही ज़्यादा मैसिव है। सर स्ट्रेंथ मैसिव है मतलब क्या है, अगर मैं आपसे बोलूँ किसी चीज़ को पिघलाना हो तो नॉर्मल जलते हुए भट्टी में डाल दो, वो चीज़ पिघल जाएगी, चाहे कैसा भी मेटल हो, है ना। टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा, वो पिघल जाएगी। आपको टंगस्टन के लिए भी यही करना होगा। अगर मैं आपसे बोलूँ टंगस्टन को पिघलाना है तो कहोगे यही करेंगे और क्या करेंगे, लेकिन टंगस्टन को पिघलाने के लिए दोस्तों जो टेम्परेचर होगा ना वो मैसिव अमाउंट में चाहिए। कितना चाहिए, ये चाहिए होगा आपको 3422 डिग्री सेल्सियस, 3422 डिग्री सेल्सियस अगर यहाँ पर चाहिए है, इतना टेम्परेचर पहुँचाओगे तभी टंगस्टन पिघलेगा। इससे पहले आप टंगस्टन को पिघाल नहीं सकते। कहोगे कोई एसिड डाल देंगे उस पर, एसिड के प्रति भी ये रेजिस्टेंट है, इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ और मजबूत मटेरियल है, समझ रहे हैं। तो कई बार इसी टंगस्टन को स्टील में मिलाया जाता था कि स्टील की जो स्ट्रेंथ एंड प्रॉपर्टीज़ है उसको और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। इसी टंगस्टन से जो हथियार हैं, है ना, या फिर कुछ और आर्मर प्लेट्स हैं, हैवी गन्स है, वो तैयार करते हैं। टंगस्टन में अच्छी बात यह है ये दूसरे मटेरियल के साथ में आराम से मिक्स हो जाता है। दूसरे मटेरियल, हाँ बिल्कुल, जिसमें आपका क्रोमियम, निकेल, मॉलिब्डेनम, टाइटेनियम, ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। रिसोर्सेज की बात करेंगे तो जो टंगस्टन है दोस्तों, आज भारत में बहुत सारे राज्यों में आपको ये देखने को मिल जाता है। स्पेशली यहाँ पे कर्नाटका, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा टंगस्टन पाया जाता है।
बाकी 5% जो रिसोर्स है, क्योंकि आप अगर देखोगे तो 95% के आसपास टंगस्टन का रिसोर्स राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका में। बचा 5% वो रिसोर्स हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तराखंड में प्रेजेंट है। ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इम्पोर्ट भी करते हैं टंगस्टन को काफ़ी सारी जगह से, और टंगस्टन से सामान बना के एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी यहाँ पर इसका होता रहता है। ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर ये जो क्लैरिटी है वो इस चीज़ को लेकर मिल चुकी है। तो दोस्तों, वैसे हमारा 1 आवर का सेशन हो चुका है ऑलरेडी, शायद, मुझे ऐसा लगता है। तो हम लोग यहाँ पर आज इस वाले वीडियो को यहीं पे रोकेंगे। ये आपका पार्ट 1 होगा। पार्ट 2 और क्रिएट करेंगे जहाँ पे और भी समझाऊंगा चीज़ें। मैं और स्पीड से पढ़ा सकता था, आपको और भी ऊपर ऊपर की इन्फॉर्मेशन बता सकता था, लेकिन यहाँ पर मेरा पर्पज़ है कि जो पहली बार भी देख रहा हो उसको भी मैक्सिमम चीज़ें वो यहाँ से गेन कर सके। ये मेरा मेन पर्पज़ था। तो इसका पार्ट 2 भी क्रिएट करेंगे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 6 जनवरी 2025 तक का डेटा तो ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। बाकी यहाँ पर 7, 8, 9, 10, 11 बाकी के यहाँ पर 5 दिन का डेटा बचा है। अभी इसी सप्ताह में बीच में एक बार और ये वीडियो आ जाएगा। पार्ट 2 करके उसको पढ़िएगा, मज़ा आएगा और मैक्सिमम चीज़ें आपकी यहीं से कवर होंगी। ठीक है, चलिए फिर इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।